उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नैनीताल के साथ ताल में आज अतिक्रमण को हटाया गया। नैनीताल प्रशासन ने अवैध रूप से बनाई गई दुकानों पर बड़ी कार्रवाई की है, तो कई दुकानों को ध्वस्त किया है। हालांकि इस दौरान कई सालों से इन दुकानों के लोगों ने विरोध किया। प्रशासन का कहना है कि इन दुकानदारों को दूसरी जगह दुकानें दी गई हैं जहां वो शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। साथ ही सभी दुकानदारों को कार्रवाई से पहले ही नोटिस दे दिया गया था, जिसके बाद भी उन्होंने दुकानों को खाली नहीं कराया था। हमको इतना 2 मिनट का टाइम नहीं दे रहे। ये गरीब आदमी चाहने का है कि अपना हाथ जाए प्यार से दुकान बना रही है, इसमें हम सीसीटीवी लगाने देंगे। यहाँ पे डोगरी से लेकर के ये दुकान करता है, 25 साल मेरे को हो गए हैं। और आपको नोटिस वगैरह कब मिला? दुकान नोटिस हमें नहीं मिला है, किसी तरह का कोई नोटिस नहीं मिला। कहना कोई नहीं सर, 7 साल डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए अतिक्रमण तोड़ देंगे। 30 दुकानें इसमें पहले बनी थी जो बढ़ गई है, 30 दुकानें अभी बची नहीं है। हमको वहाँ पे शिफ्ट किया है नहीं, मतलब खाली सामान रखने के जगह दे रखी है, लेकिन हम सोच रहे थे हम जहाँ पे बैठे वहीं पे रहेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे। ये कार्रवाई बेसिकली उन दुकानदारों के दुकान हटाने के लिए थी जो यहाँ पर अतिक्रमण करके बैठे हुए थे। उनके लिए जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण ने दुकान बनाई है, बट वो शिफ्ट नहीं हो रहे थे। देहरादून में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत से ईडी की पूछताछ अब भी जारी है। आज सुबह करीब 10:30 बजे हरक सिंह रावत को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और अब तक पूछताछ जारी है। पाखरू टाइगर सफारी घोटाले में यह पूछताछ की जा रही है, जिसमें सीबीआई पहले ही सवाल जवाब कर चुकी है। पाखरू रेंज में टाइगर सफारी बनाने के नाम पर हजारों पेड़ काटने का यह मामला है। ईडी ऑफिस में जाते हुए हरक सिंह ने न्यूज 18 से भी बातचीत की। हरक ने कहा कि वो राजनीति का शिकार हो रहे हैं और उन्होंने किसी भी प्रकार का घोटाला नहीं किया। क्योंकि राजनीतिक है और मैंने उत्तराखंड के एक अच्छे उद्देश्य के लिए पाखरू टाइगर सफारी बनाई और उत्तराखंड को रोजगार देने के लिए अच्छे उद्देश्य के लिए मैं ये काम हमेशा करता रहूंगा। सर, ऐसा नहीं लग रहा कि क्योंकि केदारनाथ में आपका नाम जो जिस तरह चल रहा है, फिर आपको इस टाइम ईडी ने एक बार फिर प्रेशर बना दिया? अब ये आप मालूम है सब राजनीतिक है। चमोली पुलिस ने नंदानगर घाट में नाबालिग लड़की के साथ हुई छेड़खानी के मामले में आरोपी आरिफ को यूपी के बिजनौर से गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 2 दिनों से नंदानगर के लोग आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुख्य बाजार में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे मामले में स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हस्तक्षेप किया था, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन में आकर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरिफ पर केस दर्ज कर लिया गया है। स्थानीय लोगों की मांग है कि अन्य 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग है, जिन्होंने आरिफ को नंदानगर घाट से फरार होने में उसकी मदद की थी। रहने वाले आरिफ खान के द्वारा जो है छेड़छाड़ की गई, इस तहरीर पर तत्काल नंदानगर थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसके क्रम में चमोली पुलिस द्वारा एक्यूज्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। हल्द्वानी में बनभूलपुरा कांड का मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को जमानत के लिए इंतजार करना होगा। अब हाईकोर्ट की डबल बेंच अब्दुल मलिक की जमानत पर फैसला करेगी। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने संवैधानिक सवाल पर अपना आदेश जारी कर दिया है और कोर्ट ने माना है कि यूएपीए की धाराओं में दर्ज मुकदमों में जमानत याचिका सुनने का अधिकार सिर्फ खंडपीठ को है, न कि एकल पीठ को। सरकार ने जमानत याचिका के दौरान कोर्ट में तर्क दिया था कि एक पीठ ऐसे मामलों में जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकती है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 8 फरवरी को मलिक के बगीचे में अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसा हुई थी। शुक्रवार को बहस हुई थी और इस विषय पर कि क्या इस तरह की बेल जिसमें यूएपीए लगी होती है तो वह बेल सिंगल बेंच सुन सकती है या नहीं सुन सकती। तो उसी पर आज उन्होंने निर्णय दिया कि इस तरह की बेल डिवीजन बेंच यानी कि डबल बेंच 2 जजों की पीठ सुन सकती है, सिंगल बेंच नहीं सुन सकती। सीएम पुष्कर सिंह धामी मसूरी गोलीकांड की 30वीं बरसी पर मसूरी के शहीद स्मारक पहुंचे और शहीद आंदोलनकारियों को नमन किया है। साथ ही उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 सितंबर को खटीमा कांड, 2 सितंबर को मसूरी और 2 अक्टूबर को रामपुर तिराहा कांड हुआ।
ये तीनों दिन हमारे राज्य के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने अमर शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को कभी भुला नहीं सकते। मुख्यमंत्री ने कहा, मसूरी के शहीद स्मारक में बलिदानियों के स्मरण में संग्रहालय बनाया जाएगा। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मौजूद थे। आज का दिन हमें याद दिलाता रहेगा कि उत्तराखंड की नींव शहीदों ने, अपने इन बलिदानियों ने अपने खून से सींची है, तभी जाकर हमको उत्तराखंड मिला है। हमारी सरकार हमारे आंदोलनकारियों का, हमारे बलिदानियों के सपनों के उत्तराखंड के निर्माण के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प को संकल्प मानकर, प्राथमिकता मानकर निरंतर कार्य कर रही है। पहाड़ों पर बारिश का कहर जारी है। चमोली में कर्णप्रयाग के सिमली में भारी बारिश के बाद काफी नुकसान हुआ। यहां कई घरों में मलबा घुस गया, 3 दुकानें क्षतिग्रस्त हुई, साथ ही एक कार और स्कूटी के ऊपर मलबा आने से वो दब गई। मौके पर प्रशासन की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी और प्रभावितों को मदद दी गई है। चमोली में भारी बारिश मुसीबत बन गई है। यहां पर बद्रीनाथ हाईवे पर पागल नाला अचानक उफान पर आ गया। नाले के उफान पर आने से आवाजाही में बाधित स्थिति हुई है, लेकिन गनीमत रही कि जिस समय बरसाती नाला उफान पर आया उस समय सड़कों से कोई यात्री नहीं गुजर रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। चमोली में जिले में लगातार बारिश हो रही है, इसकी वजह से बरसाती नाले उफान पर हैं। चमोली के कर्णप्रयाग में लगातार हो रही बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। कर्णप्रयाग और धराली को जोड़ने वाली सड़क पर कर्णप्रयाग के पास पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। भूस्खलन के बाद सड़क बंद भी हो गई। वहीं सड़क बंद होने की वजह से दोनों तरफ यात्री फंसे हुए हैं। और भारी बारिश की वजह से विकासनगर में जौनसार भाबर में कई रास्ते बंद हो चुके हैं। जौनसार भाबर की लाइफलाइन कालसी चक्राता मार्ग पर जजरेड़ के पास भारी भूस्खलन हुआ। इसकी वजह से ये मुख्य मार्ग कई घंटों तक बंद रहा। इस दौरान दोनों तरफ से वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इसके बाद लोक निर्माण विभाग की जेसीबी मशीन ने कई घंटों की मशक्कत के बाद मलबा हटाकर रास्ते को खोल दिया, लेकिन इस पूरे रास्ते पर जगह जगह लैंडस्लाइड की वजह से राहगीरों पर खतरा बना हुआ है। भारी बारिश से देहरादून के सेवला कला इलाके में पानी भर गया, तो कई घरों में पानी घुसने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पानी इतना ज्यादा था कि लोगों के लिए घर के अंदर रहना मुश्किल हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार बरसात में कई बार ऐसे हालात हो चुके हैं, लेकिन नगर निगम की तरफ से पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। पानी में जलमग्न हो चुकी हैं और ये क्षेत्र में आपको देख सकते हैं कि मेरे घुटनों तक अब पानी आ रखा है। अभी जबकि पानी थोड़ा कम हुआ है, पहले एक कमर तक का जो है लोगों के घरों में पानी भर रखा है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर जो है फौरी राहत भेजी जाए तुरंत, जिससे कि जो है क्षेत्र के लोगों को जो है राहत मिल सके। विकासनगर में तेज बारिश की वजह से पौंधा रोड से लगी गुलाटा नदी में सैलाब आ गया, जिसमें पौंधा रोड का एक हिस्सा बह गया और पीडब्ल्यूडी की टीम सड़क को ठीक करने में जुटी है। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि सड़क को ठीक करने में 2 दिन का वक्त लग सकता है। तेज बारिश की वजह से सुरक्षा दीवार को भी काफी नुकसान हुआ है। इस जगह पे तो पुस्ता नहीं था, नेचुरल नदी ने कटाव किया है, उससे पीछे पुस्ता था और इसके लिए हम लोग वायर गेट की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन 2 दिन लग जाएंगे इसमें पूरा सुचारू करने में। टेम्परेरीली हम रास्ता खोल रहे हैं आज ही, लेकिन हाँ वायर गेट लगने में 2 दिन लग जाएंगे। रुद्रप्रयाग में बारिश एक बार फिर से मुसीबत लेकर आई है। यहां भारी बारिश के बाद सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच कई जगहों पर पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरे हैं, जिसकी वजह से आवाजाही में काफी दिक्कतें हो रही हैं। बारिश के चलते केदारनाथ हाईवे पर कई जगहों पर बोल्डर गिरने का भी खतरा लगातार बना है।
साथ ही कुछ जगहों पर सड़क पर पेड़ गिर गए हैं, जिससे प्रशासन की टीम उन्हें हटा रही है। बागेश्वर के कपकोट में तेज बारिश की वजह से सरयू नदी उफान पर आ गई है। नदी किनारे रह रहे लोगों को प्रशासन की टीम अलर्ट कर रही है। लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील कर रही है। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से सभी घाट पानी में डूब चुके हैं। बीजेपी नेताओं ने नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर अपनी एक महिला कर्मचारी के यौन शोषण का आरोप लगाया। सोमवार को बड़ी संख्या में दुग्ध उत्पादन से जुड़ी महिलाएं मुकेश बोरा के समर्थन में आ गई। महिलाओं ने मुकेश बोरा पर लगे आरोपों को पूरी तरीके से गलत करार दिया। यहां तक कि मुकेश बोरा की पत्नी भी तहसीलदार और पुलिस के पास पहुंची, उनसे पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने लालकुआं के कुछ लोगों पर जबरन उनके पति को फंसाने का आरोप लगाया। इन सभी से अब मुझे, मेरे पति और मेरे बच्चों को बहुत खतरा है और हमारे जान माल की बहुत खतरा है। इसलिए आप लोगों से, अपने जान माल की सुरक्षा के लिए आप लोगों से गुहार करती हूँ। महिला अपराध पर कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन पार्टी में महिलाओं को कितनी तवज्जो दी जाती है, ये सोमवार को महिला अपराध की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट नजर आया, जहां कोई महिला थी ही नहीं। बीजेपी ने इसी को मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस महिला अपराध पर बीजेपी पर सवाल उठा रही है, पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस को सोमवार को बीजेपी ने उल्टा महिला सम्मान पर घेर लिया। बीजेपी ने कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सजे मंच पर पंच मारा। बीजेपी ने कहा कि उनकी पार्टी गलत करने वालों को सजा दे रही है और मुख्यमंत्री खुद महिला सम्मान को सर्वोपरि बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में महिला सम्मान को ताक पर रख दिया गया। न कांग्रेस के मंच पर महिलाएं दिखती हैं और न मंच पर उन्हें कुर्सी दी जाती है। ऐसे में महिला अपराध पर कांग्रेस ज्ञान देने के बजाय कानून पर भरोसा करे। कांग्रेस पार्टी जब महिला सुरक्षा की बात करती है तो हास्यास्पद ही लगता है, क्योंकि इनकी पार्टी में तो मंचों पर भी महिलाओं को जगह नहीं मिलती। आज भी जब कांग्रेस पार्टी के कुछ कथित बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और महिला अपराधों की बात कर रहे थे, तो मंच पर एक भी महिला आपको देखने को नहीं मिली। तो कांग्रेस पार्टी महिला अधिकारों के प्रति, उनकी सुरक्षा के प्रति कभी भी संवेदनशील नहीं रही है। सोमवार को कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस महिला अपराध पर थी। कांग्रेस इस मुद्दे को महिलाओं तक ले जाना चाहती है और 5 लाख महिलाओं का साइन लेटर राष्ट्रपति को भेजना चाहती है। लेकिन सम्मान पर सवाल बीजेपी ने खड़े कर दिए। तो क्या बिना महिलाओं के साइन कैंपेन अंजाम तक पहुंच पाएगा? और क्या वाकई कांग्रेस अपनी महिला नेताओं को नजरअंदाज करती है? पूरा राजनीति चल रही है। हम तो कहेंगे कलकत्ता वालों को भी न्याय होना चाहिए, उत्तराखंड में जिसको हुआ उसको भी न्याय होना चाहिए और फांसी से कम की सजा इसमें मंजूर नहीं है। मैं एक महिला के नाते और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में बोल रही हूँ। अलग अलग घटनाओं को लेकर महिला अपराध पर सियासत गरमाई हुई है, पर सोमवार को कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच ने बीजेपी को पलटवार करने का बड़ा मौका दे दिया। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और सीएम पुष्कर सिंह धामी को जम्मू कश्मीर चुनाव में बीजेपी ने स्टार प्रचारक बनाया है। सीएम धामी को स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया गया। सीएम धामी इसी महीने प्रचार के लिए जम्मू कश्मीर जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग की तरफ से जारी लेटर में सीएम धामी को स्टार प्रचारक की लिस्ट में जगह मिली है। और उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यूसीसी की रूलिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनाए गए कमेटी ने यूसीसी के नियम कायदे तैयार कर लिए हैं और अब सिर्फ सरकार के ऐलान का इंतजार है। दो साल से ज्यादा वक्त तक हुई मेहनत के बाद यूसीसी अब आकार ले चुका है। यूसीसी के लिए जरूरी पोर्टल डिजाइन किए जा चुके हैं। रूलिंग कमेटी यूसीसी का बायलॉज तैयार कर चुकी है और बायलॉज को प्रिंट के लिए भेजने की तैयारी चल रही है। बायलॉज जैसे ही बुक की शक्ल में बाहर आएगा, इसके आधार पर सितंबर और अक्टूबर में प्रदेश भर में ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अधिकारियों को कानून की ट्रेनिंग दी जाएगी। और रूल मेकिंग के बाद
जो संभवतः वो बिल्कुल आखिरी चरण में है या पूरा हो चुका होगा। उसके बाद हमारा ट्रेनिंग का पार्ट शुरू हो जाएगा और ट्रेनिंग में क्योंकि आपके पास एक्ट आपका पास हो गया, राष्ट्रपति जी ने उसमें हस्ताक्षर कर दिए, हमारी विधानसभा ने उसको पास कर दिया, उसके बाद उसका रूल मेकिंग और आईटी का काम ज़्यादा है क्योंकि कमेटी का ये मानना है और सरकार का भी ये मानना है कि विवाह का रजिस्ट्रेशन, तलाक का जो इन्फॉर्मेशन और लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन, ये सब बिल्कुल लोगों को उनके मोबाइल पे उपलब्ध होना चाहिए। यूसीसी राज्य की कुल आबादी के करीब 4% शेड्यूल ट्राइब पर लागू नहीं होगा। एसटी समुदाय को इससे बाहर रखा गया है, जबकि ईसाई आबादी राज्य में 1% से भी कम है। वहीं यूसीसी के ज्यादातर नियम कायदे हिंदुओं पर पहले से लागू हैं, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी पर ही इसका सबसे ज्यादा असर होने जा रहा है। यूसीसी लागू होने के बाद बहुविवाह प्रथा पर रोक लग जाएगी, हलाला जैसी प्रथाएं खत्म हो जाएंगी, मुस्लिम समुदाय के लोग भी बच्चे को गोद ले सकेंगे, पुत्री को पिता की और पत्नी को पति की संपत्ति में अधिकार मिल सकेगा। 18 साल से पहले लड़कियों की शादी गैर कानूनी हो जाएगी, शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा, लिव इन में रहने के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मुस्लिम्स के बीच में भी जितना सब पढ़ा लिखा समाज है मुसलमानों के अंदर, जितना उसमें बालिकाएं हैं, बच्चे हैं, बेटियां, बहनें हैं, उन सब में बहुत जबरदस्त एप्रिसिएशन इसका आया है, क्योंकि वो काफी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर से पहले यूसीसी लागू कर दिया जाएगा, यानी कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अक्टूबर लास्ट वीक या फिर नवंबर फर्स्ट वीक में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। टिहरी में एचसीसी कंपनी से निकाले गए कर्मचारियों ने बहाली की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। कंपनी प्रबंधन ठेकेदार पर कर्मचारी के उत्पीड़न का आरोप लगाया। पौड़ी श्रीनगर नेशनल हाईवे पर एक कार में गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए, इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। अल्मोड़ा मेडिकल में अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, साथ ही जल्द व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की चेतावनी दी। कांग्रेस ने देश प्रदेश में महिला उत्पीड़न का आरोप लगाया। रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया। देहरादून नगर निगम में परिसीमन में कांग्रेस ने उसके सुझाव का नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और नगर निगम ऑफिस का घेराव कर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। हल्द्वानी में जल संस्थान के डेली वेज कर्मचारियों ने धरना दिया और किसी एजेंसी के जरिए नौकरी में रखे जाने की मांग की। डेली वेज कर्मचारियों ने ठेकेदारों पर शोषण का आरोप लगाया। पौड़ी में धूमाकोट के 12 डांडा इलाके में अवैध रूप से उगाई जा रही भांग की खेती को पुलिस ने नष्ट किया। यहां पर 20 नाली सरकारी भूमि पर भांग उगाई जा रही थी। लालकुआं दुग्ध संघ मुकेश बोरा द्वारा यौन शोषण मामले में बीजेपी महिला मोर्चा ने नैनीताल एसएसपी को ज्ञापन दिया और महिला की पहचान उजागर करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। रुद्रप्रयाग के विकास भवन सभागार में डीएम की अध्यक्षता में जनता की समस्याएं सुनी गई। इसमें 10 शिकायतों में 6 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। बागेश्वर में जन सुनवाई में डीएम ने आवास, बिजली, सड़क संबंधी 27 शिकायतें सुनी। साथ ही पोर्टल पर मिल रही समस्याओं का निपटारा करा गया। हरिद्वार में सोमवार को ज्वेलरी शोरूम पर दिन दहाड़े हुई करोड़ों की डकैती पर पुलिस के लिए काफी बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है। सोमवार को आईजी गढ़वाल ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया, पीड़ित सराफा कारोबारी से बातचीत की। इस दौरान आईजी के साथ हरिद्वार के एसएसपी समेत जिला पुलिस के कई अधिकारी मौजूद रहे। आईजी गढ़वाल ने दावा किया कि पुलिस वारदात को चुनौती की तरह ले रही है। पुलिस को कुछ अहम सुराग घात लगे हैं, जल्द बदमाशों को धर दबोच लिया जाएगा। एक ये दिन दहाड़े एक बहुत ही पुलिस के लिए एक चुनौतीपूर्ण दुस्साहसपूर्ण ये बदमाशों ने ये काम किया है और हम लोग इसको चुनौती के रूप में ले रहे हैं और हमने जो भी इसमें एक्शन लेना है सीसीटीवी फुटेज वगैरह से हमने स्पष्ट कर लिया है। अल्मोड़ा के सोमेश्वर के चनौदा में अगस्त क्रांति में 6 लोग शहीद हो गए थे, जिन्हें आज याद किया जा रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत सहित कई लोगों ने
चिनौता शहीद दिवस पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। हरीश रावत ने कहा कि अल्मोड़ा शहीदों की भूमि रही है। कि हमारी भूमि ने बलिदानियों को दिया और चनौदा की भूमि ने 58 लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। सारी बरोरा घाटी स्वतंत्रता आंदोलन का गढ़ थी। चनौदा का गांधी आश्रम उसका इपिक सेंटर, उसका केंद्र बिंदु था। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने सोमवार को अल्मोड़ा में सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिया। अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले के टीचरों को नियुक्ति पत्र दिए गए, जो मंगलवार से स्कूलों में जाकर बच्चों को पढ़ाएंगे। हमारे जनपद अल्मोड़ा के और जनपद बागेश्वर के कई ऐसे नए अभ्यर्थियों की नियुक्ति शिक्षकों के, चाहे वह सहायक शिक्षक के रूप में हो चाहे शिक्षक के रूप में हो, आज उनको नियुक्ति पत्र डाइट में वितरित करने का मुझे एक अवसर प्राप्त हुआ। कॉर्बेट नेशनल पार्क के बाद अब उससे लगे फॉरेस्ट डिवीजन भी पर्यटक जोन खोले वहां पर जा रहे हैं, जिससे रोजगार के भी नए मौके मिल रहे हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कॉर्बेट नेशनल पार्क के 6 जोन में सफारी कराई जाती है, जबकि तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन में 2 टूरिज्म जोन खोले गए हैं। साथ ही रामनगर वन प्रभाग में 2 टूरिज्म जोन पहले से ही चल रहे हैं, जबकि कालाढूंगी में तीसरे जोन को खोलने की तैयारी की जा रही है। वहीं अल्मोड़ा फॉरेस्ट डिवीजन ने भी मोहान में एक सफारी जोन शुरू किया है। ऐसे में वन्य जीव प्रेमी नए टूरिज्म जोन खोले जाने से पहले रिसर्च करने की हिमायत कर रहे हैं, ताकि पर्यटन से यहाँ के वन्य जीवों पर पड़ रहे प्रभाव का पता लगाया जा सके और इंसानों के साथ वन्य जीवों के टकराव को टाला जा सके। देखिए, नए नए जो पर्यटन जोन संरक्षित क्षेत्रों के आसपास खुल रहे हैं, उससे बहुत लाभ हो रहा है। क्षेत्र की जनता को रोजगार मिल रहा है और पर्यटकों को भी सफारी इंश्योर्ड हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ मेरा ये कहना है कि जो आने वाला समय है उसमें जब सफारी जोन खोले जाएं, उनको व्यापक अध्ययन के साथ खोला जाए और ये देखा जाए कहीं इससे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट या मैन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा तो नहीं मिल रहा है। उधर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि बफर एरिया में होने वाला टूरिज्म परेशानी भरा हो सकता है, जिसमें बाघ और गुलदार जैसे वन्य जीवों का इंसान से डर कम हो गया है। ऐसे में ये जीव इंसान के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। मानव वन्यजीव टकराव है या फिर मानव के साथ जो उसका व्यवहार है, उसमें थोड़ा परिवर्तन देखा गया है। पूर्व में हम देखते थे जो बाघ थे या गुलदार थे वो अमूमन आदमी से दूर रहते थे, लेकिन पर्यटन के फलस्वरूप उनका जो मानव के जो प्रति भय था वो जाता रहा है। टूरिज्म के लिए पर्यटकों का बढ़ता दबाव आने वाले वक्त में बाघों के साथ इंसान के टकराव की घटनाएं बढ़ा सकता है। ऐसे में नए टूरिज्म जोन खोलने को लेकर सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।